चले चले आगे की तारीफी सरजमीन और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, बाहर बैठी हुई मेरी माएं बहनें, ऊपर भी लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भारत यहाँ पे मौजूद है। काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ आपके बीच में आया। इलेक्शन सिर्फ यहाँ की हुकूमत बदलने का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 में दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी को हटाने का। दो बार आपने केसीआर की सरकार बनाई, आपके बीच में आए केसीआर साहब, उन्होंने आपसे वायदे किए। उलझते नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आपसे वादा किया क्या कि 15 लाख देंगे। इधर से केसीआर ने आपसे वादा किया क्या 12% रिजर्वेशन देंगे। जैसे वो चूल्हा निकला वैसे ये भी चूल्हा निकला कि नहीं निकला? मिला क्या 12% रिजर्वेशन? और मजदूरियत की इंतहा तो ये है कि मैं वीडियो देख रहा था कि किसी सियासी जलसे में खड़े होकर के किसी नौजवान साथी ने केसीआर से कहा कि कहाँ है हमारा 12% रिजर्वेशन, तो उसको डांट के बैठा के कहा कि तुम्हारे बाप को बताएंगे। ये मजदूरियत, ये गुरूर। बीआरएस का एक नेता, नाम नहीं लूंगा, नाम जान जाएंगे कि मैं महमूद अली की बात कर रहा हूँ। मोरे भंडारी का एक आदमी है, वो उन्होंने बयान दिया कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद में इंसाफ पसंद नेता आया है वो केसीआर है। ये मजबूरियत कहाँ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, कहाँ ये केसीआर कह रहे हैं कि हम खुदा से लड़ जाएंगे, अल्लाह से लड़ जाएंगे, भगवान से लड़ जाएंगे। ये जबान बीआरएस वालों की। 2 बार आपने उन्हें मौका दिया, तेलंगाना की गद्दी पर बिठाया। आपने ये सोचा कि वो सेकुलरिज्म के अलमबरदार है, नहीं, गलतफहमी है आपकी। अपनी आंखों में चढ़ा हुआ केसीआर की मोहब्बत का चश्मा उतारो अकलियत के साथियों। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूँ, राज्यसभा में बैठता हूँ, मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि जब जब नरेंद्र मोदी को केसीआर के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मेरी बहनें सुने, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो या कोई भी बिल हो, बीआरएस का लोग भाजपा के सपोर्ट पे वोट करती है या वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। आपको लगता था कि केसीआर आपकी मोहब्बत में सेकुलरिज्म का झंडा उठाएंगे, नहीं। अभी नरेंद्र मोदी जब 2 हफ्ते पहले आपके सूबे में आए तो उनका बयान सुना आपने या नहीं सुना? मैं सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि केसीआर मेरे पास आए थे अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए। ये किसका बयान है? नरेंद्र मोदी का बयान। वैसे मैं नरेंद्र मोदी की तमाम बातों को झूठ मानता हूँ, लेकिन इस वाली बात को मैं सही मानूंगा, क्योंकि ये जरूर कह रहे होंगे। और जब मीडिया के साथियों ने केसीआर से पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा कि आप चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए केसीआर को मोदी के पास गए थे, तो केसीआर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी। इसके किसी नेता के घर ईडी आई, केसीआर के घर आई, जिस जुर्म
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी जेल काट रहे हैं 6 महीने से। उसके जो असली मुजरिम हैं वो केसीआर के घर वाले हैं, लेकिन आज तक ईडी आई क्या? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई रिश्ता तो है जो रात की तन्हाई में आपको बेवकूफ बना रहा है। मेरे भाई, मेरा मानना है कि इस देश में नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर दे सकता है, सिर्फ एक बंदा है, केसीआर। वही बंदा झूठ के मामले में टक्कर दे सकता है। अदाकारी में तो नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दे रहे हो, बातें करेंगे उर्दू में तो लफाजी वाली, और आपको लगता है कि नहीं ये तो हमारा असली हमदर्द है। नहीं, गलतफहमी है आपकी, कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ आपसे झूठ बोला जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई सियासत है केसीआर की। आपसे वादा किया था कि डबल बेडरूम मिलेगा, मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला ना। अरे आपको डबल बेडरूम नहीं मिला, लेकिन केसीआर का बंगला बना, और उस बंगले में कितने बेडरूम है पता है आपको? 20 से ज्यादा बेडरूम है उसमें। आपको बेडरूम नहीं मिला डबल, लेकिन केसीआर का महल बन गया। आपको डबल बेडरूम नहीं मिला, लेकिन बेटी का बंगला बन गया। आपसे वादा किया कि शादी मुबारक स्कीम में आपकी बच्चियों को पैसे मिलेंगे, बच्चियों को तो नहीं मिले, बिचौलिए जरूर खा गए। भाजपा के नेताओं से ज्यादा आपकी आंख में धूल झोंकते रहे और आप भरोसा करते रहे। आप अच्छे लोग हैं, आप भोले लोग हैं, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि अपने चेहरे से जो जाहिर में छुपाएं कैसे, उनकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वीर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। खतरा बड़ा है, खतरा बहुत बड़ा है। खतरा इस देश के संविधान को है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए आईन पर हमला है इस बार। मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की लाई हुई जमहूरियत पर हमला है इस बार। मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि अगर आप चाहते हो कि 2024 में दिल्ली की गद्दी से जालिम हुकूमत हटे, तो फिर तेलंगाना आपको कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। इलेक्शन होता तो मैं अपनी कई हफ्तों की नींदें खराब करके यहाँ ना खड़ा होता। मेरे भाई, मैं सिर्फ एमएलए जितवाने की अपील करने नहीं आया हूँ। मेरी आंखों में दिल्ली की गद्दी पर चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर बन के बैठते हुए राहुल गांधी है। मैं अपनी बहन सुरेखा जी के लिए आपसे अपील करने आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से तेलंगाना के अलग अलग हिस्से में खम्मम से लेके, करीमनगर से लेके, कामारेड्डी से लेकर के, पर्गी से लेकर के, लातूर से लेकर के पूरा तेलंगाना जा रहा हूँ। हवा का रुख बदल चुका है, तेलंगाना बदलने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार की मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। वारंगल के लोगों, आप दानिश्वर लोग हैं। घर जाना तो याद रखना कि 35 साल का एक नौजवान खड़ा होकर के आपसे एक संजीदा बात कह गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दिखाओ, ताकि कल तुम्हारे लिए अपनी पार्टी से खड़ा होकर लड़ के कह सकूं कि हमारे लोगों ने सरकार बनाई है। मैं आपके बीच में अपील करने आया हूं कि तेलंगाना का दलित, पिछड़ा सब एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ खड़े हैं। केसीआर के झूठ से ऊपर हुआ है तेलंगाना। तो अकलियत के साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी झांसे में मत आइए। बहन सुरेखा का काम आपने देखा है, कोटापल्ली साहब को आपने देखा है, आपकी खिदमत आप लोगों की आंखों के सामने है। मैं उसके बारे में ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि वारंगल वालों, आप
चला पता है आपको? 4000 किलोमीटर। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, आप क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा मेरे भाई को तो राहुल गांधी के साथ लाखों की आवाम को चलते हुए देख रहा हूं और मेरे जहन में बस एक शेर आ रहा है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। बहुत अहम इलेक्शन है। मैं सैकड़ों हजारों किलोमीटर पिछली कई रातों से जागता हुआ आपके बीच में खड़ा हूं। पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब तेलंगाना। अगर इन चारों सूबों का रिजल्ट कांग्रेस के हक में गया तो खुद अंदाजा लगाओ कि 2024 का माहौल क्या होगा। अंदाजा लगाओ। तो अपनी सोच का दायरा बड़ा करो, अपना मकसद बड़ा करो, अपनी जहनियत बड़ी करो। भूल जाओ सब कुछ। लोग खरीदने आएंगे, लोग बांटने आएंगे, लोग बहकाने आएंगे, लेकिन आज से ये सोच लो कि नहीं, हमारा एक मकसद है और वो मकसद है पहले तेलंगाना फिर दिल्ली। कभी सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने एक नारा दिया था इस मुल्क को कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आज वारंगल में खड़ा होकर कह रहा हूं कि वारंगल वालों, 30 नवंबर को आप हमें तेलंगाना जिता के दीजिए, हम 2024 में आपको दिल्ली जिता के देंगे। हम आपको दिल्ली जिता के देंगे। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं। अभी कांग्रेस ने अपना माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का प्रोग्राम किया, अकलियतों के लिए अलग से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का प्रोग्राम किया, एससी के लिए, दलितों के लिए अलग से किया, ओबीसी के लिए अलग से किया। और जानते हैं अकलियतों के लिए जो डिक्लेरेशन का प्रोग्राम था उसमें कितना बजट रखा? 4000 करोड़। 4000 से हमारा रिश्ता है, 4000 किलोमीटर। तो फिर हमने सोचा कि कम से कम उतना तो बजट भी होना चाहिए अकलियतों का। 4000 करोड़ का बजट अलग से अकलियत के लोगों के लिए रखा गया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो चीज लागू हो जाएगी। यहाँ नई नस्लें बैठी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने वाले छात्र, नौजवान साथी बैठे हैं, तलबा बैठे हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल की पढ़ाई के लिए हमारी पार्टी कह रही है कि अलग से स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं। हमारी सरकार बनाइए, आपके अकाउंट में हर महीने पहली तारीख को 2500 रुपए मेरी माओ बहनों आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये वादा किसका है? केसीआर का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये वादा राहुल गांधी का वादा है, ये वादा रेवंत रेड्डी का वादा है, ये वादा खड़गे जी का वादा है, प्रियंका गांधी का वादा है, ये वादा बहन सुरेखा का है, कोंडा मुरली जी का है। झूठा वादा नहीं है ये। हम झूठ नहीं बोलते। हम यहाँ पसीना बहाते आपके सामने इसलिए खड़े हैं कि आने वाले वक्त में मेरे भाइयों, मैं तो शायर था, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था, बड़ी सुकून की जिंदगी थी। सियासत में आने के बाद जो शोहरत और दौलत मिला करती है, इससे ज्यादा अल्लाह ने मुझे पहले से दे रखी थी, शोहरत भी, मोहब्बत भी। लेकिन अगर मैं अपनी नींदें कुर्बान करके हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जा करके लोगों को बेदार कर रहा हूं, तो मेरी इन कुर्बान होती हुई नींदों की लाज आपको बचानी तो पड़ेगी। एक चीज जान लीजिए कि तेलंगाना में हवा का रुख बदल चुका है। मैं सिर्फ वारंगल में खड़ा होकर ये बात नहीं कह रहा हूं, तेलंगाना के तमाम इलाकों में चले जाइए और खास तौर से गांव की तरफ निकल जाइए तो कांग्रेस की आंधी नहीं, सुनामी चल रही है, सुनामी। केसीआर की सभाओं में ढूंढने पर भी भीड़ नहीं मिल रही है। और इधर चाहे रेवंत रेड्डी की सभा हो, राहुल गांधी जी की सभा हो, इमरान प्रतापगढ़ी की सभा हो,
केसीआर की सभाओं में लाए हुए लोग हैं, हमारे यहाँ आए हुए लोग हैं, मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। तब मैं वारंगल वालों आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हवा का रुख बदल चुका है, इस बदले हुए रुख को पहचानिए। हुकूमत बन रही है, बनती हुई हुकूमत के साथ खड़े होइए। मैं बता रहा हूं हवा कैसे बदल चुकी है, मैं महसूस कर रहा हूं हर दिन। किसी भी सूबे में बदली हुई हवा के रुख को जानते हैं सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस पहचानती है। ताली बजाइए इनके लिए। सबसे पहले पुलिस पहचानती है, ब्यूरोक्रेसी पहचानती है, ऑफिसर्स पहचानते हैं। हम अभी 4 दिन पहले एक दिन बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरे अपने हेलीकॉप्टर से, खम्मम से लौटे थे हम। उसी वक्त दूसरी तरफ से रेवंत रेड्डी का हेलीकॉप्टर उतरा। हम दोनों भाई साथ में हाथ पकड़ के ऐसे एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे थे, तो यकीन जानिए कि एयरपोर्ट पर मौजूद एक अधिकारी का सैल्यूट बता रहा था कि तेलंगाना बदलने जा रहा है, तेलंगाना बदलने जा रहा है। मैं तो पूरे सूबे में जा करके सभाओं में खड़ा होकर बस इतना कह रहा हूं कि केसीआर, आपकी राजनीति का अंत रेवंत रेवंत रेवंत। मैं तो हर जगह जाके ये कह रहा हूं कि ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, इन दोनों की खिदमत आपको पता है, राहुल गांधी की खिदमत आपको पता है, तो फिर मुत्तहिद होकर के साथ खड़े हो जाओ। बिखरना बंद करो। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। एकजुट होइए। 30 नवंबर को अपने घरों से निकलिए और बहन कोंडा सुरेखा के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन जो दूसरे नंबर पर है, एक वोट, हाँ दूसरे नंबर पे ही है। मेरा अंदाजा सही है, मैं पढ़ लिख के आया हूं, पढ़ा लिखा आपने। एक वोट बहन कोंडा सुरेखा को दीजिए। आप इन्हें विधायक बना करके, एमएलए बना के भेजिए, हम वहां से इन्हें मिनिस्टर बना करके वापस भेजेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, हम ये आपसे वादा करते हैं यहाँ खड़े होकर के। हमें अपनी लीडरशिप से लड़ना भी पड़े तो लड़के भी अपनी लीडरशिप से कहेंगे कि हमने वारंगल जा करके वारंगल की आवाम में बहन के लिए जो मोहब्बत, जो अपनापन देखा है, हम उसको महसूस करके आ रहे हैं। मेरे भाई, बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं करनी, आपने बहुत सारे भाषण सुन लिए हैं। मैं तो पूरे सूबे में जहां भी जा रहा हूं एक नारा सुन रहा हूं, और मैंने उस नारे को एक नज्म में ढाल दिया है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो नज्म आपको सुनाऊं कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार रहिएगा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर।
कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। आखिरी बंद पढ़ता इस नज्म का था कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बीजेपी को नाम बदलने का शौक है? आप वाले को भी है। बंदे ने सबसे पहले अपनी पार्टी का नाम बदला, टीआरएस को बीआरएस किया। बीआरएस का फुल फॉर्म पता है आपको? भाजपा रिश्तेदार समिति। लेकिन अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, सिर्फ 5 दिन की है अब आपकी सरकार, बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। एक एक हाथ उठाइए और एहसास दिलाइए बहन को कि आप इनके साथ हैं इस इलेक्शन में। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। एक एक हाथ उठाइए। मेरी नजरें आपकी सीट पर रहेंगी। मुझे मायूस मत होने दीजिएगा, शर्मिंदा मत होने दीजिएगा। बहन को जिताइए। 30 नवंबर को अपने घरों से निकलिए एक एक वोट लेकर के। जी जी, हमने तेलंगाना दिया, सोनिया जी ने तेलंगाना बनाया, हम इसे सजाएंगे भी, संवारेंगे भी। हमारी सरकार बनाइए, बहन को एमएलए बनाइए, सरकार बनाइए। मिनिस्टर तो बन ही जाएंगी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें पता है। बहनों, आपसे खासतौर से गुजारिश है कि आप ये अहद करके जाइए कि घर में उस दिन तब तक चूल्हा नहीं चलेगा जब तक घर का एक एक वोट जाकर के कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने बटन दबा करके वापस नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। आज आपसे विदा लूंगा क्योंकि बहुत लंबे सफर पे जाना है, लेकिन इतना वादा करता हूं कि आप इन्हें जिताइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए एक बार फिर सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं इसमें एक नाम और जोड़ता हूं कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोए हैं केसीआर। अब जहां है जैसे हैं ऐसे चुप हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप होकर के खड़े रहिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोए हैं केसीआर। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोए हैं केसीआर, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला भात बेच रहा है,
चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई तेल बिक गया, रेल बिक गई तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेठी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार।